हफ्ते के रोज़ चीन का एक तारीखी और कामयाब दौरा मुकम्मल करके वतन वापस लौटे और ये दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल था और ऐसी गर्मजोशी और ऐसा एक आपस का जो एक बाहमी ताउन है, जो पाक चीन ताल्लुकात हैं, ये पहले देखने में नहीं आया। और मैं समझता हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि ये एक तारीखी दौरा भी था और इसमें वो मौज़ूआत भी ज़ेर बहस आए जो पहले कभी नहीं आए थे, तो मैं समझता हूँ कि ये पाक चीन दोस्ती के अंदर एक नई जहत है और एक नए दौर का आगाज़ है। और चीन और पाकिस्तान की दोस्ती, वो जब हम कहते हैं कि वो लाजवाल है, वो हमेशा ऑल वेदर है, यानी वो अच्छे बुरे वक्तों की मोहताज नहीं है और अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं। मगर पाक चीन दोस्ती जो है, वो कहते हैं अंग्रेज़ी में कि इट हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, यानी वो हर दौर में लाजवाल रही है, हर दौर में मिसाली रही है। और देखिए, जब मैं बात करता हूँ ना कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उस पे जो कामयाबियों का सिलसिला है, आप देखिए कि पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का रुकन मुंतखब होना और इतनी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के साथ होना। पिछली दफ़ा जब हम हुए थे तो 3-4 वोटों की मेजॉरिटी थी। इस दफ़ा आप देखें कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी वोट्स मिले हैं, 182 वोट सिक्योर किए आउट ऑफ 185। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान पे एतमाद है दोस्त ममालिक का, पाकिस्तान की इज़्ज़त है बैनुल अक़वामी सतह पर, और इसमें दोस्त ममालिक में चीन का बड़ा किरदार है। और चीन के सदर ने, चीन के वज़ीर आज़म ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की कि आप कौमी सलामती, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल है, उसके रुकन मुंतखब हुए हैं। और जब मैं कहता हूँ कि एक तारीखी दौरा था और कामयाब तरीन दौरा था, तो इसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट शी के साथ 3.25 घंटे जो है वो मीटिंग जारी रही, जिसमें पहले डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई, आपस में मीटिंग हुई और उसके बाद फिर जो इशाइया उन्होंने दिया था। और देखिए कि वहाँ पे पाकिस्तानी तरानों का बजना हमारे लिए एक फ़ख्र और एजाज़ की बात थी कि चीनी मिलिट्री बैंड ने वहाँ पे पाकिस्तानी तराने बजाए। और ये बड़ी एक गैर रवायती बात है कि पाकिस्तान के डेलीगेशन के ऑनर में, वज़ीर आज़म के एजाज़ में इस कदर गर्मजोशी जो है वो देखने में आई। और देखिए, जब सीपैक को अपग्रेड करने की बात होती है या सीपैक 2.0 की बात होती है, तो वज़ीर आज़म ने जाने से पहले जो एक बयान दिया, वीडियो पैगाम दिया, उसमें उन्होंने बात की कि ये सीपैक का सेकंड फेज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। और चीनी क़यादत से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सीपैक को अपग्रेड करने लगे हम। उनके वज़ीर आज़म ने, उनके सदर ने, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने सीपैक को अपग्रेड करने की बात की। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैं समझता हूँ कि एक हमारी लाइफलाइन है। और पाकिस्तान के अंदर मौशी तरक्की के हवाले से, मौशी इस्तेहकाम के हवाले से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से, महंगाई को कम करने के हवाले से, तिजारत के हवाले से उसकी बहुत अहमियत है। गवादर पोर्ट की ऑपरेशनलाइजेशन है, वन बेल्ट वन रोड है, मोटरवेज़ हैं, मेन लाइन 1 है जो आपकी रेलवे लाइन है। वहाँ पे ना सिर्फ मेन लाइन 1 की बहुत बात हुई, जिस पर एक कमेटी तश्कील दी गई है जो उस पर वर्किंग कर रही है कि किस तरह उसको, उसके जो ट्रैक है उसको बढ़ाया जाए और कराची से मुल्तान और उससे आगे ले जाया जाए। और ना सिर्फ मेन लाइन 1, बल्कि मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने हर मीटिंग में KCR का जिक्र किया, कराची सर्कुलर रेलवे का, और हाई लेवल टॉक्स के अंदर KCR का जिक्र हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात थी कि चीनी क़यादत ने भी इसको बड़े अच्छे पैराए में लिया, कराची सर्कुलर रेलवे के प्रोजेक्ट को। और देखिए, जब सरमायाकारी की बात आती है तो B2B वहाँ पे जो बात हुई, जिसमें 32 मुआहिदे साइन हुए, जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन का डेलीगेशन गया था, जो कारोबारी शख्सियात यहाँ से गई थी, उनकी जब चीनी कारोबारी शख्सियात, चीनी कंपनीज के साथ मीटिंग्स हुई तो शराकत दारी के बहुत सारे मामला तय पाए और बहुत सारी
MOUs के ऊपर सिग्नेचर्स भी हुए, जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई 500 लोग उसमें शरीक थे। मैंने कभी किसी बैरून मुल्क दौरे के अंदर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होते नहीं देखी कि जिसमें 500 अफराद शरीक हों वज़ीर आज़म के लेवल पे, और वहाँ पे एग्रीमेंट साइन हो रहे हों, MOU साइन हो रहे हों, जो कारोबारी कंपनीज है उनके आपस में शराकत दारी तय हो रही हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये B2B जो बिजनेस टू बिजनेस एक हमारा कॉन्टैक्ट है वो मज़ीद बढ़ेगा। CPEC की जो अपग्रेडेशन है उस हवाले से मामलात बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। और जब हुआवे कंपनी से वहाँ बात हुई, IT की टेक कंपनी है पाकिस्तान की, आपको पता है कि जो IT एक्सपोर्ट्स हैं वो तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं उनको तोड़ दिया है, और हाईएस्ट हमारी इस वक्त IT एक्सपोर्ट्स हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है पाकिस्तान का, तजारती खसारा। हमारे पास किसी ज़माने में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो $4 अरब हुआ करते थे, अब वो देखें कि वो $14 अरब क्रॉस कर गए हैं। 15 दिन का कवर होता था, वो 2 माह का कवर है। आप इसी तरह देखते जाएंगे तो आपको हर सेक्टर में वो रुपए की कदर हो वो मुस्तहकम है। तो ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पूरी दुनिया देखती है कि एक संजीदा हुकूमत है जिसने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, महंगाई में कमी वाक़या हुई है, पेट्रोल की कीमत कम हुई है, और महंगाई में जो कमी हुई है वो आप देखिए 11% पे आ गई है। पिछले साल 38% पे थी, पिछले महीने 17% पे थी। तमाम फोरकास्ट के जी ये 13% होगी, वो 11 पे आ गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी संजीदा कोशिशें हैं जिनके नतीजे में ये इसके बड़े मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं, और चीनी हुकूमत भी इस चीज़ को देख रही है। और जो आपस में इत्तेफाक हुआ मामलात को आगे बढ़ाने से, जो टेक कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, जो शेंजन में फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, अब ये मुआहदे साइन हुए हैं 3, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को IT की ट्रेनिंग दी जाएगी उस टेक कंपनी की तरफ से, क्लाउड सर्विसेज दी जाएंगी, स्मार्ट सिटी इस्टेब्लिश करने के हवाले से मामलात को आगे ले जाया जाएगा। और देखिए सेफ सिटी पहला इस मुल्क का जो कम तरीन कीमत पे लगा, और इतनी बड़ी तादाद कैमरास की लगी। एक बड़ा प्रोजेक्ट था लाहौर का, वो इसी टेक कंपनी ने किया था। तो मैं समझता हूँ कि उनका ये 2 लाख ट्रेनिंग्स देना, क्लाउड सर्विसेज फराहम करना और इन मुआहदों पर दस्तखत होना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि आपकी IT ट्रेनिंग्स का जो इस वक्त मयार है वो शायद दुनिया में बहुत ज़्यादा काबिल कबूल नहीं है। तो ये जब लाखों बच्चे ट्रेन होंगे IT की फील्ड में, तो आप देखेंगे कि आपकी जो IT एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगी, जो स्टार्टअप्स हैं, टेक स्टार्टअप्स, उनको इनकरेजमेंट मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि बड़ा हौसला अफजा है कि टेक कंपनीज आगे आ रही हैं और वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है। अभी एक टेक कंपनी का, एक इंडिया की टेक कंपनी के साथ क्रिकेट के ऊपर एक कंपटीशन हुआ, मैंने सोशल मीडिया पे देखा। बड़ा हौसला अफजा है कि हमारी टेक कंपनीज इस लेवल पे पहुंच गई हैं कि वो बाहर की अक्रॉस द बॉर्डर टेक कंपनीज के साथ वो मुकाबला कर रही हैं, एंड दे आर डूइंग वेल। तो ये देखें, ये इन्वायरमेंट है जिसको हमें इनकरेज करना है। और बतौर पाकिस्तानी पाक चीन दोस्ती तो मैं कहता हूँ कि हमारे खून में शामिल है, और हम ये समझते हैं कि चीन ने कभी ये नहीं देखा कि हालात कैसे हैं, हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, और पाकिस्तान ने हमेशा चीन का साथ दिया। और जब उनके प्रेसिडेंट की आप टॉक सुने, उन्होंने इतनी गर्मजोशी से उन्होंने कहा कि हमें तो ये जो कराकोरम रेंज है, ये जो पहाड़ी सिलसिला है, इसने हमें आपस में जोड़ा हुआ है। हमारे पहाड़ मुश्तरका हैं, हमारी सड़कें मुश्तरका हैं, उधर उरमची से हम निकलते हैं, उधर खुजराब पास से हम आगे निकलते हैं। तो हम तो हमसाए भी हैं और हमारा प्यार मोहब्बत भी है, और हम शराकत दारी के ज़रिए आपस में मज़ीद जो बामी इत्तफाक है उसके ज़रिए मामलात को आगे लेकर चलेंगे। और ये CPEC के अपग्रेडेड वर्जन का फ़ायदा दोनों ममालिक की आवाम को पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला। और पाकिस्तान के दुश्मनों को ये बात हज़म नहीं होती है, वो अंदरूनी तौर पे दुश्मन हों या बैरूनी तौर पे हों, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम, वो चाहते हैं दहशत गर्दी का फ़रोग, वो चाहते हैं कि गवादर में अमन कायम ना हो, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को हमेशा अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए। उनको ये कामयाबियाँ हज़म नहीं होती हैं कि चीन के सदर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म क्यों मिल के बैठे हैं, और क्यों इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, और क्यों आपस में इत्तफाक को बढ़ा रहे हैं। तो ये
हमेशा कोशिश की जाती है कि इसमें रखना डाला जाए, नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये इंशाल्लाह ताला नहीं होने देंगे। आज भी एक शहीद की कब्र से हम होके आए हैं सुबह कसूर में। ये कुर्बानियां हैं जो पाक फौज के अफसरान और जवान दे रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम दे रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, रेंजर्स, कस्टम्स, लेवीज, नेवी, एयरफोर्स, ये दे रहे हैं। आज आप देखते वहां पे क्या मनाजिर थे कि 19 तारीख को उस यंग कैप्टन का निकाह तय था और जो क़यामत उस घर पे टूटी है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जाने वाले वापस नहीं आते। वो खलिश, वो गम हमेशा रहता है। और क्या हौसला है उस बाप का और उस माँ का और उन बहनों का जिनकी सिसकियों की आवाज़ भी नहीं आ रही थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि अल्लाह हमसे राज़ी हो गया। आज अगर अल्लाह ने हमारे बेटे को शहादत के मर्तबे में फायज किया तो अल्लाह हमसे राज़ी हो गया। एक उसका भाई लेफ्टिनेंट वहाँ पे मौजूद था, एक उसके बड़े भाई वहाँ मौजूद थे। तो देखें ये लोग कुर्बानियाँ क्यों दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीन के दौरे के दौरान भी बिशाम के वाक़े का जिक्र किया, हर फोरम पे किया कि जो बिशाम का वाक़या हुआ करार वाक़ई सजा दी जाएगी तमाम जो लोग उसमें मुलव्विस थे, और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी से बढ़ के उसको इंश्योर किया जाएगा। तो ये सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने वाली कुव्वतें जो मुल्क के अंदर होती हैं, चाहे वो सियासी कुव्वतें हों या मुल्क से बाहर हों, उनकी कोशिश होती है कि ये ताल्लुकात परवान ना चढ़े। वो कोई ना कोई रखना छोड़ते हैं, कोई ना कोई अफवाह छोड़ते हैं और ऐसे ताल्लुकात को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। ये ताल्लुकात पिछले 76 साल में डैमेज नहीं हुए तो अब कैसे डैमेज होंगे। अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान की खैर करनी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सियासी जमातें, सियासी लीडर और सियासत, ये तमाम चीज़ें बाद में हैं, पाकिस्तान सबसे पहले है। और देखिए कि एक नाम नहाद लीडर साहब ने बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को हर हवाले से आइसोलेशन का शिकार किया था। आज पाकिस्तान की इज़्ज़त बन रही है, बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को एक्नॉलेज लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मुआहदे कर रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान की में सरमायाकारी करने में वो आपके साथ मुआहदे करने को तैयार हैं, वो पाकिस्तान के साथ तजारत करने को तैयार हैं, उनकी कंपनीज पाकिस्तान में बिजनेस करने को तैयार है। और ये कहा गया कि पाकिस्तान में फैक्ट्रीज जो हैं मज़ीद बढ़ाई जाएँ। एक ऑलरेडी यहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कराची में, और इधर KPK वाली साइड पे उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि हम 5000 हमने लोगों को एम्प्लॉय किया पाकिस्तान के अंदर, हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और अरबों डॉलर इन्वेस्ट करेंगे। तो देखिए ये वो चीज़ें हैं कि जब संजीदगी से बात की जाए तो लोग बातों को सुनते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये कामयाब तरीन और एक जो तारीखी दौरा था, आप देखिए कि अगले चंद हफ्तों में मज़ीद पेशरफ्त होगी। और ये जो लाखों ट्रेनिंग्स हैं IT प्रोफेशनल्स की, जो क्लाउड सर्विसेज हैं, जो CPEC का फ़ेज़ 2 है, बिज़नेस टू बिज़नेस मुआहदे हैं, गवादर पोर्ट है, मेन लाइन 1 ML1 है, कराची सर्कुलर रेलवे है, इन पे आप तेज़ी से पेशरफ्त देखेंगे। पर मेरी एक गुजारिश है कि मैं जो देख के आया हूँ और चीनी वज़ीर आज़म की तरफ से, चीनी सदर की तरफ से जो जज्बात हैं और जो उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट एजेंडे पे बात की, और वज़ीर आज़म साहब ने, मैं समझता हूँ जितनी पजीराई मिली है, आंखों देखा हाल है। जो इज़्ज़त, जो तकरीम उन्होंने की है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है, पाकिस्तानी अवाम की इज़्ज़त है। तो ये हमारी जो मईशत है उसको मज़ीद इस्तेहकाम मिलेगा और हम इंशाअल्लाह ताला दहशत गर्दी की जंग में भी कामयाबी हासिल करेंगे। और इनको जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो सियासी दुश्मन हों या बैरूनी दुश्मन हों, उनको कामयाब नहीं होने देंगे। कोई भी सियासी लीडर इतना बड़ा नहीं होता कि वो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दे और पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट डाले। 2018 से 22 एक हुकूमत थी पाकिस्तान के अंदर। बैनुल-अक़वामी सतह पे क्या मामलात थे, दोस्त ममालिक को कैसे नाराज़ किया गया था, कैसे यहाँ पे 190 मिलियन पाउंड जैसे स्कैंडल हुए थे, तफसीलात आपको पता है। और काश आज उस शहीद की कब्र पे खड़े होकर महसूस करते उस फैमिली का गम, फिर 1971 की बात करते, फिर शेख मुजीब की बात करते, फिर 9 मई जैसे हमले करते, फिर किसी शहीद की यादगार को नीचे गिराने की जसारत करते। कभी गम महसूस करके देखें किसी का। आपकी सियासी कुर्बानी क्या है? पीपल्स पार्टी से पूछे जिन्होंने लाशें उठाई हैं।
हमसे पूछें जिनका वजीर आजम अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के आया, जिन्होंने डेड बॉडीज यहां रिसीव की हैं, जिनको जेलों के अंदर ये पैगाम दिए गए थे, हमसे पूछें। मगर कभी पाकिस्तान पे आंच नहीं आने दी, पाकिस्तान की सालमियत पे आंच नहीं आने दी। और आप लोग हैं कि पाकिस्तान को तरक्की करता देख नहीं सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तारीखी दौरे के समराज जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम तक भी पहुँचेंगे, मईशत पे भी इसका एक मुस्बत असर आएगा। और जिस तरीके से शेंजन के अंदर, शियान के अंदर, बीजिंग के अंदर MOU साइन हुए हैं, मुआहदे साइन हुए हैं, मीटिंग्स हुई हैं, और एक गैर रिवायती गर्मजोशी देखने में आई है, अनप्रेसिडेंटेड, एक आउट ऑफ द वे जाने वाली जो बात होती है, तो मैं समझता हूँ कि ये इससे बहुत बेहतरी होगी। और आने वाले चंद हफ्तों में इसके असरात आप देखेंगे कि वो पूरे मुल्क पे, पूरी मईशत पे आएंगे। बहुत शुक्रिया। जाफर साहब, तारड़ साहब, ये आपने बताया कि इस मरतबा चाइना के विजिट में ऐसे मौजूआत पर गुफ्तगू हुई जो इससे पहले कभी उन मौजूआत का अहाता नहीं किया गया। आप उनकी निशानदेही करना पसंद फरमाएंगे कि वो कौन से मौजूआत थे? दूसरा ये है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का जो सिस्टम है, जिससे चाइनीज़ बड़े गैर मुतमईन रहे हैं, क्या आपको गुफ्तगू के दौरान एहसास हुआ कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में उनके जो शुबहात हैं वो दूर हुए हैं? और 18 से 22 तक की जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट के दौर में जो चाइना के साथ, वैसे तो पूरी दुनिया के साथ हमारे तल्लुकात में एक नया रुख इख्तियार किया, लेकिन चाइना के साथ जो तल्लुकात में एक अबतरी खराबी, बदएतमादी, बेइत्मीनानी आई, क्या आपने महसूस किया कि वो अब ख़त्म हो गई है? थैंक यू। देखिए, वज़ीर आज़म के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर का वहाँ पे जाना इस बात की दलील है कि हमने सिक्योरिटी के मामलात को एड्रेस करने में एक संजीदगी का इजहार किया है। और मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी के हवाले से बजाय इसके कि चीन का जो चीनी हुकूमत है या चीनी वफूद थे वो बात करते, उससे पहले ही वज़ीर आज़म ने इस बात का इजहार किया कि हम बिशाम के वाक़े पर भी भरपूर जो है वो तहकीकात जो हो रही हैं, मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक भी पहुँचाया जाएगा। मगर उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरी और मेरे बच्चों की सिक्योरिटी से बढ़ के चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी की जाएगी, और बार बार इस बात को वहाँ पे दोहराया। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म का बिशाम के वाक़े के बाद चीनी सफारत खाने जाना, बिशाम बजाते खुद जाना और चीनी वर्कर से खिताब करना, जो चीनी उस कंपनी के मुलाजमीन थे, जो मैनेजर्स थे, उनसे इजहार ताज़ियत करना और उनको बताना कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म आपके दरमियान आ गया है और आपसे इजहार हमदर्दी करने आया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही मिसाली काम हुआ। और ये चीन में खबर पहुँची भी थी कि वज़ीर आज़म ख़ुद बिशाम गए हैं, तो उनकी सिक्योरिटी खदशात को एड्रेस करने के हवाले से मेरा ख्याल है हमने कोई कसर नहीं छोड़ी और उसमें भरपूर जो है उनको यकीन दहानी भी कराई है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंशाअल्लाह ताला जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग जारी है, उसमें पाक फ़ौज भी अपना किरदार अदा कर रही है, सिक्योरिटी इदारे कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, तो हुकूमत का पूरी इस पर तवज्जो है। तो चीनी सिक्योरिटी को तरजीह दी जा रही है और हमेशा दी जाएगी। सुनावला साहब, सर एक तो इसको समअप कर दें कि जो ये विजिट था इसमें आप कितनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं G2G और प्राइवेट सेक्टर से? दूसरा, एक खबरें चल रही हैं कि इस दौरे के दौरान कोई सोशल मीडिया सेफ्टी वॉल भी आपने कोई एग्रीमेंट किया है वहाँ पर जो पाकिस्तान में लगाई जाएगी सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, जैसे चाइना में, तो ये भी कोई एग्रीमेंट हुआ है? काश आपका सोर्स मुझे पता होता कि जहाँ से आप खबरें लेते हैं जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी होती, मेरी भी मालूमात में इजाफा हो जाता। मैं अपने आप को एक कमज़ोर वज़ीर इत्तलात तसव्वुर करता हूँ जब आपका सवाल मेरे सामने आता है। एक तो किसी फायर वॉल के हवाले से, ये लफ्ज़ मैंने सुना ही नहीं पूरे दौरे में, फायर और वॉल। ये वॉल देखी, वो उसको कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दीवार चीन उसे कहते हैं, वो उसका जहाज से नज़र आई जब बीजिंग हम लैंड कर रहे थे। उस वॉल के अलावा ना किसी वॉल का जिक्र हुआ, ना कोई वॉल मेरे सुनने में आई। और देखिए, जब सरमायाकारी की तिजारत की बात होती है तो आजकल तो उसका हजम अरबों डॉलर में होता है। अभी जो MOU साइन हुए हैं, मामलात आगे बढ़े हैं, एक हतमी फिगर सामने आ जाएगा, जल्द आ जाएगा। मगर ये बात ज़रूर जहन में रखिए कि अभी हुकूमत के 100 दिन पूरे नहीं हुए।
आप तारीख उठा के देखिए कि सालों का काम महीनों के अंदर हो रहा है। चीन का दौरा हो, सऊदी अरब का दौरा हो, यूएई का दौरा हो, बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की कामयाबियां हों सफारती महाज के ऊपर, कुछ पेशरफ्त जल्द आपके नोटिस में हम देंगे चीन के विज़िट के हवाले से। मगर मैं ये समझता हूँ कि इन 92-93 दिनों के अंदर जो कामयाबियां हमने समेटी हैं और जो मामला जिस तरफ चल पड़े हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। मैं समझता हूँ कि ये एक तारीखी मोड़ है और आप देखेंगे कि हम पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद में इस वक्त शामिल भी है। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब, उनकी जानिब से मैं हेडलाइन ख़राब नहीं करनी, चीन पे रहने दो, इस पे बाद में बात कर लेंगे। आप मेरे से वीलॉग कर लीजिएगा। पता है क्या है, मैं आप चलें, आप मेरे से बयान ले लीजिएगा बाद में। मैं असल में चीन मौजू था, वो फिर होता ये है कि चीज़ डिट्रैक्ट हो जाती है। बट इस पे पूरी NEC की मीटिंग जारी है इस वक्त, उसमें चारों वज़राए आला शामिल हैं, मैं भी वहीं से होके आया हूँ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पे वज़ीर ख़जाना और वज़ीर मनसूबाबंदी करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि 5-5:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी जाए ताकि आपकी मालूमात में भी इजाफा हो। और NEC में आज क्या तय हुआ है चारों सूबों के साथ, और थोड़ी सी बजट के हवाले से जो चीज़ें आज तय पाई हैं वो आपके नोटिस में दे दें। मेरा मौजू चीन है। अगर NEC से पहले पीपल्स पार्टी और बाकी चीज़ों पे कमेंट कर दिया तो मैं समझता हूँ कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फिर फ़ायदा नहीं रहेगा। मेहरबानी जनाब। कामयाबियां मिली हैं अवाम के ऊपर, उसके असरात कब तक होंगे? महंगाई भी है, आपको पता है, जो भी मामला हैं अवाम को दौरा चीन की खुशखबरी तो है, उनका अपने मसाइल के हवाले से कब तक उम्मीद है? देखिए होता क्या है, जिस तरह पंखा चलता है ना, एक्सचेंज रेट इस तरह फ्लक्चुएट कर रहा था 312 310। एक्सपोर्टर को पता नहीं था। आपके पास एक ज़माने में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं थे, एलसीआं खुलनी बंद हो गई थी इस मुल्क के अंदर। देखें ये डिफॉल्ट का दहाना था। $4 अरब के आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे। अब देखें 2 महीने का आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मौजूद हैं। डॉलर जो है बिल्कुल आपके सामने है कि 277 278 के ऊपर वो खड़ा है आके। स्मगलिंग को रोका गया है, डॉलर की स्मगलिंग को रोका गया है। जो एक माफिया इस मुल्क में डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता था उसके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। डॉलर का एक जो रेट है वो स्टेबल हुआ, रुपया मुस्तहकम हुआ। उससे क्या असरात मुरतब हुए कि आपकी महंगाई आज 11% पे आ गई है, फूड इन्फ्लेशन कम हुई है, अर्बन रूरल इन्फ्लेशन कम हुई है। अब जो मालियाती इदारे हैं, जरीदे हैं, वो कह रहे थे कि जी इन्फ्लेशन आपकी महंगाई जाएगी 13% पे, 2% उसमें मजीद कमी हुई है। पिछले साल इसी महीने में 38% थी, पिछले महीने 17% थी, 17 से 11% पे आई है। पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं आगे भी मजीद कम हो। असरात तो आना शुरू हो गए हैं, चीज़ मुस्बत तरफ चल पड़ी है। ये जो आइसिंग ऑन द केक है, ये इन दोस्त ममालिक की तरफ से जो सरमायाकारी होगी, तजारत में इजाफा होगा, ये एक बोनस है जो आगे चलेगा तो ये अवाम तक इसके जो है वो नताइज पहुँचेंगे। और इसके अलावा जो फैक्ट्रीज मजीद खुलेंगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर एक्टिविटी होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, पैसा सर्कुलेट होगा इकोनॉमी के अंदर। देखिए हमारे पास फ़ायदा है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स यूथ की बहुत बड़ी तादाद है जिसको हम ट्रेन कर सकते हैं। जो IT की ट्रेनिंग की मैंने बात की टेक कंपनी के साथ। दूसरा उसमें क्या है, दूसरी उसमें एक और चीज़ ये है कि पाकिस्तान में लेबर की कॉस्ट कम है चाइना से, उनको सूट करता है कि यहाँ पे फैक्ट्रीज खोलेंगे, तो उस पर भी बातचीत हुई है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उस पर बातचीत हुई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बातचीत हुई है, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पे बातचीत हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये जब अपनी हतमी शक्ल इख्तियार करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसका आवाम तक फ़ायदा जो है वो एक मिसाली तौर पे पहुँचेगा। और मैं आपको भी कहूँगा और कौम को भी कहूँगा, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से, मईशत के हवाले से अफवाहों पर कान मत धरे। लोग कोशिश करते हैं कि इसको डिट्रैक किया जाए और सवाल होते हैं, लोग पूछते हैं, मगर मैं ये कहूँगा कि 93 दिन के अंदर जो हुआ है और ये जब हतमी शक्ल इख्तियार करेगा अगले 1-2 महीने के अंदर, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो अब होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपने ये वादा किया था कि पंजाब हुकूमत जो है तमाम स्टेक होल्डर से बात करके जो है वो डेफर्मेशन एक्ट जो है वो नाफ्जुल अमल करेगी, लेकिन जब PM साहब दौरे चीन पे थे तो रात की तारीकी में ये डेफर्मेशन एक्ट लागू कर दिया गया, जिस पे साफ़ी तंजीमों को
शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इस पे आप क्या कहें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़ती तंजीमों के साथ बातचीत उनकी जारी थी और जारी रहनी चाहिए। और अब मैं समझता हूँ कि हद इज़्ज़त का कानून सबके लिए है, वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, वो सबके लिए है। और लोग यूके जाके, आपके बड़े बड़े चैनल्स हैं, ये पाकिस्तान में हद इज़्ज़त का दावा क्यों नहीं करते हैं? कभी आपने सुना है कि किसी चैनल ने पाकिस्तान में हद इज़्ज़त का दावा किया हो? चैनल्स यूके क्यों जाते हैं? मुझे आप खुद जवाब दे दें। यूके में इसलिए जाते हैं कि टाइम पीरियड कम है और फैसला फौरी हो जाता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है, हज़ारों पाउंड के डैमेजेस देने पड़ते हैं। तो क्या पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम नहीं होना चाहिए? और इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप किसी की इज्जत उछाल दें, किसी का किसी के साथ अफेयर मशहूर कर दें, किसी के बारे में मजहबी मुनाफरत फैला दें, किसी के बच्चे की तस्वीर जो है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तौर पे आप प्रमोट कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है। हद की इज्जत तो है ही नहीं ना। और डिजिटल राइट्स की भी प्रोटेक्शन नहीं। एक वक्त आएगा इस मुल्क के अंदर कि लोगों के गले कट रहे होंगे, लोगों पे हमले हो रहे होंगे, क्योंकि मुनाफरत और नफरत फैलाई जाएगी सोशल मीडिया के ऊपर। और FIA साइबर विंग कहेगा कि हमारा काम नहीं ये करना, और हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे होंगे कि हमारे बच्चे इस मुल्क में महफूज तौर पर रह भी सकते हैं कि नहीं। तो इस पर काम होने वाला है। इसमें सहाफ़ती तंजीमों को अपना किरदार अदा करना चाहिए और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, वरना बहुत देर हो गई तो फिर बहुत देर हो जाएगी। आप ये कहें कि मैं इसको रोकना होगा, मैं यही कह रहा हूँ। कहें कि वक्त आएगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप किरदार अदा करें, मैं तो दावत दे रहा हूँ। राशिद अली जी, यकीनन ये हमारा मुल्क है, तो हमें तो हमारी भी ख्वाहिश है हुकूमत की भी, अदालत की भी, इमाम की भी, कि अमन इस्तेकाम हो, मैशत मजबूत हो। आपने जैसा बताया कि यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं चाइना के ऊपर, ये यकीन दहानियाँ पहले भी थी और उसके बाद नहीं, सिर्फ यकीन दहानी नहीं है। 2 लाख IT ट्रेनिंग्स का मुआहदा देखें, छोटी बात नहीं है। आज आप इस IT ट्रेनिंग का तखमीना लगाएं, 2 लाख बच्चों की IT ट्रेनिंग का, ये करोड़ों रुपए में जाता है। क्लाउड सर्विसेज का लगाएं, करोड़ों रुपए में जाता है। स्मार्ट सिटी का लगाएं, करोड़ों रुपए में जाता है। तो बात यह है कि ये सिर्फ यकीन दहानी नहीं है। मैं जो गर्म जोशी और जज्बा देख के आया हूँ, और मैं 93 दिन की बात कर रहा हूँ ना, मुझे ये समझ नहीं आती है कि जब मुआहदे तय हो गए हैं, जब B2B G2G आपस में मुआहदे तय हो गए हैं, तो देखें उसको फाइनल करते हुए चंद हफ्ते लग जाते हैं। तो उसका इंतज़ार ज़रूर कर लेना चाहिए। मैं कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता अगर मुझे इस बात का वहाँ पे ये यकीन ना होता कि ये 2 लाख मेरी आंखों के सामने एग्रीमेंट साइन हुआ है, 2 लाख IT ट्रेनिंग्स का, क्लाउड सर्विसेज का, स्मार्ट सिटी का, CPEC की अपग्रेडेशन का। जब शी जिनपिंग कह रहे हैं कि CPEC को अपग्रेड करेंगे, जब प्रीमियर लीग कह रहे हैं कि हम CPEC को अपग्रेड करेंगे, तो फिर मैं कौन होता हूँ इस चीज़ को क्वेश्चन करने वाला। अवैस के अली साहब 24 से 2 खवातीन बैठी, किसी एक को मौका देते हैं, मेरा ख्याल है। पहली बड़ी जेंडर डिस्पैरिटीज मुल्क जियो में। से Thank you so much. Knowing that you are जी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, कंसिस्टेंसी और That's right. पॉलिसीज पर डिपेंड करती है। खान साहब एक के बाद एक मुकदमे में बरी हो रहे हैं। अगर कल को वो बाहर आते हैं और दोबारा सड़कों पर आते हैं, एक पॉलिटिकल केओस होता है, इसको कैसे मैनेज करेंगे आप? देखिए, सियासी इस्तेकाम, मुआशी इस्तेकाम के लिए लाजिम व मलजूम है। ये दोनों चीज़ें आपस में दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, 190 मिलियन पाउंड का केस मैं समझता हूँ इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन मेगा स्कैंडल है। वो कैसी काबीना है कि जिसने कहा कि लिफाफा खुलना ही नहीं है। अब मैं ऑफर हो जाता हूँ इस बात करने के बाद, चले मैं नाम नहीं लेता, नाराज़गी हो जाती है। तो एक इतने बड़े सेठ ने जब 5-5 कैरेट की अंगूठियाँ डिमांड की गई हैं, तो मुनसिफों को भी चाहिए कि देखें कि 5 कैरेट की अंगूठी किसने मांगी थी, किस फाइल को पहिया लगाने के लिए मांगी थी, अलकादिर का लैंड कहाँ से आया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, फरा गोगी को बनी गाला में कई सौ कनाल ज़मीन क्यों मिली थी, KPK के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ को बगैर लैंड के NOC देने का कानून किसने बनाया था, क्यों बनाया था, उसका मकसद क्या था। तो देखें, अगर ऐसे करप्शन के मेगा स्कैंडल्स के अंदर क्लीन चिट मिलनी है, साइफर देखें, आज के बाद मैं वज़ीर हूँ इस मुल्क का, मेरे पास साइफर आता है और मैं आज लहराता हूँ आपके सामने कि ये फ़लाँ मुल्क से साइफर है, और आप सबको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा है, या उसको सियासी फ़ायदे के लिए सियाको सबाक से हट के उसको मैं एक्सप्लॉइट करता हूँ, तो फिर इसका मतलब है मेरे पे आज के बाद कानून लागू नहीं है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का। मैं इस मुल्क की जो भी सीक्रेट है या जो भी चीज़ अपने फ़ायदे के लिए, मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए, मुल्क के दुश्मनों का फ़ायदा करने के लिए करूँगा, मेरे से पूछगछ नहीं। मैंने हलफ उठाया है, हलफ में मैंने ये अल्फाज दोहराए थे कि बतौर वज़ीर जो मालूमात मेरे इल्म में लाई जाएंगी, मैं किसी गैर मुतल्लका शख्स को वो मालूमात नहीं दूंगा। अब क्या कर सकते हैं आप? साइफर की पूरी दुनिया गवाह है, ऑडियो मौजूद है, हमने इसके साथ खेलना है। तो देखिए, मैं समझता हूँ ये संगीन करप्शन के केसेस हैं
मैं नहीं समझता कि खान साहब के बाहर आने की मुझे इसमें नज़र आती है कोई भी पॉसिबिलिटी। ये 190 मिलियन पाउंड के केस में अगर कोई क्लीन चिट मिलती है फिर पाकिस्तान के अंदर सब जेलें जो हैं खाली कर। तारक अजीज साहब ने की थे। जी अता साहब, आप अफजल मुबारक बड़ी कामयाबी से बैठ के हैं। इस कामयाबी में तकमील तब मिलेगी जब शी चिन पाकिस्तान आएंगे, तो ऐसा कोई देखो का तय हुआ है कि शी चिन विजिट पाकिस्तान आ रहा है? अहम सवाल है आपका। देखिए, मैं समझता हूँ कि उनको पाकिस्तान के दौरे की दावत दी गई है और उस पर बातचीत इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में, हफ्तों के अंदर होगी। तो आपको इस पर आगाह रखेंगे जो भी इस पर डेवलपमेंट्स होती हैं। जब भी कोई डेवलपमेंट होगी आपको इस पर सबसे पहले मैं तारिक अजीज़ साहब को इसकी इतला दूँ। करना है? contributing to the economy of Pakistan. Yes. And Imran Khan government had brought a very black law against the farmer of Pakistani origin that they cannot come to Pakistan with their territory. There is a very mighty and a heavy tax from FPR over those Pakistanis who visit Pakistan to bring their territory with them. The Prime Minister gave a relief last time, but not enough. You think government should repeal this tax from those? I think, first of all, I would like to pay tribute and express my gratitude to the overseas Pakistanis and expatriates who have this time around sent record remittances to Pakistan. I think that step is something which must be appreciated. Secondly, there is a certain amount of mobile phones that you can bring into a country. For your own use, yes. There's a certain limit to mobile phone which you can carry. But if it starts as a business, then there are certain duties which have to be paid. So I think there has to be some reasonable amount of mobile phones which can be brought into the country. So the Prime Minister Nawaz Sharif, when he became the Prime Minister, he introduced a green channel to Pakistan. The green channel exists. And that was a really help to the Pakistanis. I think it already exists. That's what his efforts. And he did efforts many times for the overseas Pakistani. Sir, if one telephone, one farmer bringing with him, I think this is not against any. Let me look into it. Let me look. Thank you, Ji.